नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज का एक नया बैच शुरू किया था जिसका अनाउंसमेंट आपको हो गया था 26 नवंबर 1949 डेट याद है। इसी डेट के कारण 26 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है, संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। पीवाईक्यू सीरीज एक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 26 नवंबर 2025 से। अब उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हिस्ट्री का पोर्शन, राइट। हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, कौन कौन सा, जो प्री में आपके आएंगे? एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। कौन कौन से 3 पोर्शन होते हैं? एंशियंट होते हैं, मेडाइवल हो जाएंगे और थर्ड पोर्शन आपका मॉडर्न हो जाएंगे। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एंशियंट और मेडाइवल से भी आता है। जैसे यदि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पीसीएस का, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य बिहार की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी एंशियंट काल में। मेडाइवल वगैरह से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मॉडर्न पोर्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंशियंट और मेडाइवल का आर्ट और कल्चर वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, राइट। यूपीएससी में भी आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से पोर्शन के क्वेश्चन ज्यादा है। मॉडर्न वाला पोर्शन आपको बिल्कुल ही याद रखना है, क्योंकि मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, राइट। तो इस तरीके से तो आज हम लोग कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे एंशियंट पोर्शन से, ठीक है। एंशियंट पोर्शन यानी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। किससे करेंगे? हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी कि एंशियंट इंडिया की शुरुआत हो रही है, प्राचीन भारत के इतिहास। और इसमें पहला चैप्टर हम लोग लेंगे प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? तो आप पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता से पहले वाला काल, राइट। प्रागैतिहासिक काल सिंधु सभ्यता से पहले वाला काल हो गया, और आद्य ऐतिहासिक जो सिंधु सभ्यता वाला काल हो गया, ठीक है। और उसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद वाला जो काल हो गया, कौन सा हुआ? ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है सिंधु सभ्यता के काल को? क्योंकि इस काल में लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। लिपि अवेलेबल तो है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। कौन सी लिपि था सिंधु सभ्यता का? पिक्टोग्राफिक, जिसको हम लोग भाव चित्रात्मक कहते थे, ठीक है। तो हम लोग पाषाण काल की शुरुआत करते हैं। और चूंकि हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ज्यादा हम डिटेल, बहुत ज्यादा तो हम डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल के लिए आपका जो हिस्ट्री का सेपरेट क्लास है, आप उसमें कर लीजिएगा। और इंडियन पॉलिटी का जो सेपरेट क्लास है, आप सेपरेट क्लास में एंजॉय कर लीजिएगा डिटेल्स का। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल का चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक हिस्टोरियन है, तो पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, क्या थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद क्या थे? दोनों थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ, दोनों थे, ठीक है। ये भी थे, ये भी, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान में रखना, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। अभी सब टर्मिनोलॉजी से आपको पता होगा, अवगत होंगे, आप लोग इतिहास पढ़े हैं। हम लोग तो बस क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी होगी, आई थिंक डेनमार्क की राजधानी होगी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? पर्सनालिटी का नाम बताना है। 3 काल हो गया, पाषाण काल हो गया, और उसके बाद एक दूसरा कांस्य काल। कांस्य काल यानी कि सिंधु सभ्यता वाला काल। कौन सा? सिंधु सभ्यता वाला काल। और लौह युग आयरन एज बाद में आया था। वैदिक एज 1050 ईसा बीसी में सबसे पहले लोहे की खोज हुई थी। कहाँ से? कर्नाटक के धारवाड़ से, ठीक है। तो लौह युग हो गया। और ये पाषाण यानी कि यहाँ पे स्टोन की सामग्री मिल रही है, ठीक है, पत्थर का। और कहाँ से? यानी कि ये ब्रॉन्ज हो गया। सिंधु सभ्यता को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। आयरन एज, वैदिक एज को आप कह सकते हैं कि वैदिक एज आयरन एज था, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन किया था। तो किसने डिवीजन किया था? आपको आंसर बताना, पर्सनालिटी का नाम बताना, कौन पर्सन थे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा थॉमसन थे। कौन थे? थॉमसन करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि कृषि का कब शुरू हुआ था, अग्नि का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, पशुपालन का कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन आएगा। और यदि क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन की संभावना ज्यादा रहेगा, इसीलिए इन सब क्वेश्चंस को याद कर लेना है अच्छी तरीके से, राइट।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पशुपालन का प्रारंभ। अब देखिए पाषाण काल जो है, ठीक है, पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। इसी को अलग तरीके से लिखता है निचला पूर्व पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल और ऊपरी पाषाण काल। यानी कि पूर्व पाषाण काल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, और एक हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, और एक हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। राइट, तो ये ध्यान में देना है कि पूर्व पाषाण काल का डिवीजन है ये 3 पार्ट में। पूर्व पाषाण काल का डिवीजन है निम्न, मध्य और उत्तर में या फिर उच्च में, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पूर्व पाषाण काल, उसके बाद आपका आएगा मध्य पाषाण काल, एंड देन आपका आएगा नियोलिथिक, जिसको आप कह रहे हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो इस तरीके से डिवीजन देखना है, ठीक है। तो ये जो तीनों डिवीजन दिया हुआ है, निचला पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पूर्व पाषाण काल, ये किसका डिवीजन है? ये पूर्व पाषाण काल का डिवीजन है, ये पाषाण काल का डिवीजन नहीं है। पाषाण काल का डिवीजन हो जाएगा, पाषाण को आप यहाँ पे लिखिए, ये पाषाण काल का 3 डिवीजन हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब फिर पूर्व पाषाण काल को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इसको आप एज वाइज भी कर सकते हैं, कौन सा एज तक किस किस बीसी तक चला था सारी चीजें, राइट। तो अब क्वेश्चन में आप देख कर समझ सकते हैं, ये जो है तीनों किसका उदाहरण है? पूर्व पाषाण काल को डिवाइड किया गया है। उसके बाद एक ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, और एक और ऑप्शन इसमें आ सकता है, कौन सा? नव पाषाण काल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? मध्य पाषाण काल। करीब करीब 10,000 बीसी के आसपास शुरू होता है और 6,000 बीसी के आसपास चलता है, और वही 6,000 बीसी के आसपास आपका नव पाषाण काल की शुरुआत होती है। देखिए टाइमिंग जो है फिक्स नहीं है, वर्ल्ड में जो बहुत सारे एरिया है, एरिया के हिसाब से अलग अलग अपने जगह टाइमिंग रहेगा, राइट। जैसे कॉपर एज की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। नवपाषाण में भी एक तरीके से देखेंगे, नवपाषाण जो कन्वर्ट होता है कॉपर एज में, और कॉपर एज में बीच में ब्रॉन्ज एज आ गया, यानी कि कांस्य पाषाण आ गया, ठीक है, कांस्य का काल आ गया। और उसी तरीके से नीचे आप देखेंगे कि एक ही साथ कांस्य भी चल रहा है और ताम्र भी चल रहा है, तो सबके अपने अपने ये रहते हैं एरिया वाइज। करेक्ट आंसर क्या होगा? पशुपालन का प्रारंभ कुल मिला के कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपको बताना है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वहां स्थान है। अब कहां से मिला है ये? अभी हम लोगों ने देख लिया मध्य पाषाण काल में मिला है, ठीक है। किसका? पशुपालन के। कहां से मिला है? क्वेश्चन ये है, ठीक है। कहां से मिला है ये? आदमगढ़ से मिला है। कहां से मिला है ये? आदमगढ़ से मिला है, राइट। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो है कई जगह से प्राप्त हुए हैं। पहाड़हा से, ये सब यूपी के जगह है, ध्यान में रखना है। पहाड़हा से भी हुए हैं, सराय नाहर राय से भी हुए हैं, तो सराय नाहर राय से भी हुए हैं, कई जगह है। तो महदाहा से भी देख सकते हैं, आपको सराय नाहर राय से भी देख सकते हैं, है ना। कोई भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। काकोरिया चौपानी मांडो तो नहीं है हड्डी के उपकरण के संदर्भ में। दमदमा भी है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, ठीक है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए बताइए? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, सराय नाहररा भी हो जाएगा, महदाहा भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चौपानी मांडो लेखाइया नहीं रहेगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से निकला है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकला है? किसी को आंसर आता है तो आंसर को आप लोग बीच में सेट करके भी जवाब दे सकते हैं। कहां से निकला है? दमदमा से निकला है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकला है? दमदमा से निकला है। खादानों की किसी सर्वप्रथम, अभी देखिए अभी हम लोगों ने पशुपालन की जिक्र किया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर का जिक्र करते हैं, ठीक है, कृषि का जिक्र करते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया मध्य पाषाण काल का है। पशुपालन की शुरुआत कब से हुई? मध्य पाषाण काल का ये विशेषता है। अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है एग्रीकल्चर का। लेकिन एग्रीकल्चर कैसे है? खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण या प्रोटो ऐतिहासिक? तो कब हुई थी? नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक एज में।
नियोलिथिक एज का ये आपका है, आपको जो आप बुर्ज होम पढ़ते हैं, गुफकराल पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब नियोलिथिक एज का ये सब। तो कब हुआ खादानों की कृषि सर्वप्रथम कब शुरू होगी? नवपाषाण काल में। तो ये दोनों ध्यान में आपको रखना है, क्वेश्चंस बार बार इससे आने की संभावना रहेगा, राइट। एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन सब सारा पूछेगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और यदि नहीं पढ़े हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप गेस भी नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह भी है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ में ही घूमते रह जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर कहीं और होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नलमला पहाड़ी, नर्मदा घाटी। करेक्ट आंसर इज नर्मदा घाटी में मिलता है इसका साक्ष्य, ठीक है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप से है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? सेम क्वेश्चन है, मानव जीवाश्म कहां से होगा? इस बार नदी ही दे दिया, घाटी दे दिया, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती। क्या होगा करेक्ट आंसर? नर्मदा घाटी हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक तो हम लोगों ने कृषि देखा, पशुपालन देखा, अब कृषि में कौन सा कृषि है, राइट। तो क्वेश्चन यही है यहाँ पे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज का प्रयोग किया अपने लाइफ में, ठीक है, अपने जीवन में। अब क्या क्या सब हो सकते हैं, गेहूं हो सकते हैं, जौ हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं, तो आप खुद सोच कर देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जौ। तो जौ खाते हैं आप, हालांकि मिलता नहीं अब तो, जौ मोटे अनाज जो है ना, जो मिलेट्स है, का तरीके से अच्छा खासा हेल्थ पर्पज से काफी अच्छा माना जाता है, काफी पौष्टिक माना जाता है। अदरवाइज एक टाइम था जब चावल और गेहूं को इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन आज के डेट में मिलेट्स ही लोग खा रहे हैं, ठीक है, मोटे अनाज। तो जौ की शुरुआत सबसे पहले मानव ने किया था अनाज के रूप में, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, करेक्ट आंसर जौ हो जाएगा, राइट। भारतीय महाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आएगा, ठीक है। जो पाषाण काल पढ़ते हैं उसके सबसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब जो है, जो जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में कौन सा, कहां से मिला है? तो देखिए पहले मेहरगढ़ था, राइट, लेकिन बाद में रिसर्च हुआ, बाद में पता चला इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लहुरा देव होगा, ये ध्यान में रखना है, राइट। लहुरा दो होगा। कोल्डिवा से भी मिला है, कोल्डिवा से चावल मिला है, ठीक है, और लहुरा देव से भी चावल ही मिला है, ये भी ध्यान में रखना है। और मेहरगढ़ से गेहूं का मिला था, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से पहले मेहरगढ़ था, बट जब बाद में पता चला, रिसर्च होकर आया, तो अभी सबसे पुराना कहाँ हो गया? लहुरा दो हो गया, ठीक है। तो लहुरा दो यदि नहीं रहे विकल्प में तो आपको मेहरगढ़ जाना है, ठीक है। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यदि पूछे तो आपको कोल्डिवा जाना है, ठीक है। ये सब चीजें तीनों है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कोल्डिवा, लौरादो और मेहरगढ़, तीनों साइड इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अनाज का, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि में कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है कि चावल का हो या गेहूं का हो या फिर जौ का हो, किसका हो। तो ध्यान में रखना है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आज के डेट में यदि पूछे तो लौरा देव है, और कौन सा कृषि मिला है वहां से? तो चावल। और इससे पहले क्या था? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में क्या मिला था? तो गेहूं मिला था, और ठीक है, कोल्डेवा से भी मिला है चावल का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है तीनों। करेक्ट आंसर आज के डेट में क्या होगा? लहुरा देव होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, मिले हैं। अब ये बताइए, देखिए मैंने बताया ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है, ध्यान में रखना है, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा अब उसके हिसाब से? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिवा, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मेहरगढ़, करीब 7000 BC के आसपास, ठीक है, मेहरगढ़ से मिला है। क्लियर? अब यही यदि पूछता है भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, यहाँ तो अनाज का पूछ रहा है, कृषि का पूछ रहा है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, यदि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछता तो क्या होता है किसका आंसर? कोल्डिवा होता है यदि लहुरा देव नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन अनाज का पूछ रहा है, तो अनाज में प्रायोरिटी वाइज लहुरा देव, उसके बाद मेहरगढ़, ठीक है, और कोल्डिवा भी में मिला है। चावल का अगर पूछे तो चावल का लहुरा देव, और एक तरीके से कोल्डिवा में भी मिला है, तो ये ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर आप बताइए। अब तो आप लोग बता सकते हैं मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। लोथल, हड़प्पा, मुंडिका के सब क्या है? ये सब सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य साइड से ये सब। मेहरगढ़ भी है, ठीक है। मेहरगढ़ तो आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इनिशिएट होता है, जो शुरुआत होती है, उसमें एक तरीके से ट्रेड का लिंक भी होता है, बीच में मेहरगढ़ आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में
नॉर्थ वेस्ट। किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिलेगा? मेहरगढ़ से। अब देखिए ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, मुंडी गाक हो गया, अमरी हो गया, ये सब क्या है? सब सिंधु सभ्यता का जो इनिशियल फेज वाला जो साइड था वो सब यहीं से था। यहाँ सिंधु सभ्यता का उत्थान माना जाता है, तो उत्थान के रीजन में ये सब आपको दिखेगा। मेहरगढ़ दिखा, मुंडी काक दिखेगा, अमरी दिखेगा, ये सब शमशादात दिखेगा, ये सब इनिशियल फेज वाला है। बाद में जब मैच्योर हो गया सिंधु सभ्यता, राइट, परिपक्व अवस्था में जब सिंधु सभ्यता का आगमन हुआ, तो उसमें क्या देखेंगे आप? जो आपको 6 महानगर की जो संज्ञा दी गई है, कौन कौन? लोथल हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, बनावली ना, ये सब वो सब बाद में मैच्योर अवस्था में, बट इनिशियल फेज में जहाँ सिंधु सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, वो सब ये साइट्स हैं। कौन सा? मुंडी गाक, दमसादात, बालाकोट, अमरी, ये सब शुरू वाला है। ठीक है, तो आप लिंक देखेंगे अमरी से, मेहरगढ़ से, मुंडी गाक से, यहाँ से शुरुआत हो रही है एक तरीके से सिंधु सभ्यता का, और बाद में वो ना नगरीकरण को प्राप्त कर रहा है। राइट, करेक्ट आंसर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब तो आप लोग को रट गया होगा, एक ही क्वेश्चन 3-4 बदलने के कारण है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं रिपीट भी करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन डिफरेंट करके पूछ सकता है, लेकिन आंसर उसका वही है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? भारत में पशुपालन और कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में आप जान ही रहे थे, अब पशुपालन अगर दोनों मिलाकर दे दे तो कहना है पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, जब पशुपालन होने लग गया, एग्रीकल्चर होने लगेगा, तभी तो अस्थायी जीवन रहेगा। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं हो और लोग केवल पशुपालन पर डिपेंड करते हो, तो लोग माइग्रेट होते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे। ठीक है, मूवमेंट होता रहेगा उनका। लेकिन यदि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगा। राइट, तो ध्यान में रखना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? मेहरगढ़ होगा। ठीक, तो वही क्वेश्चन सही है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण, अस्थायी जीवन का प्रमाण यानी कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन। आप अदरवाइज में इसको दूसरे शब्द में इसको आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन यानी कि अस्थायी जीवन। राइट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? अब साइट दे दिया है। ठीक है, साइट कौन कौन सा है? अवधे, बोरी, बागौर, लखनिया। कहाँ से मिला है? बागौर से। बागौर कहाँ है? बागौर राजस्थान में होगा। ठीक है, बागौर राजस्थान में। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से? बागौर से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालको ऐसे लिखा जाता है, चालकोलिथिक एज। ठीक है, चालकोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण युग। इसको आप लोग कहेंगे पैलियोलिथिक। कई बार इंग्लिश टर्म पूछ देगा, तो ध्यान में रखना है, पैलियोलिथिक। इसको आप बोलेंगे नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। राइट, ये हो गया आपको चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक एज। एंड लो युग आप सीधे लोहा आयरन एज ऐसे भी कर सकते। ठीक है, चैल्कोलिथिक किसे बोलता है? और उसी तरीके से एक और आएगा आपको ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज। किसका? सिंधु सभ्यता का ब्रॉन्ज एज। किसका? सिंधु सभ्यता। चलिए, आहट सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहट सभ्यता कैसी सभ्यता है? आहट सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है ना। आहड़ हो गया, गिलुंद हो गया, जोरवे संस्कृति हो गया, बनास संस्कृति हो गया, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मालवा संस्कृति हो गया। राइट, ये सब क्या है? ये सब ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है। तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है आपके, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? ऑब्वियस है, तांबा ताम्रपाषाण काल है, तांबा गलाना जानेंगे, सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। चावल की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, नवपाषाण काल में हो गई थी, यानी कि स्टेटमेंट गलत होगा। चावल को भी ये सब जानते होंगे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल था, मेटल काफी मिला यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई, ये भी सही है। और एक और बता दूं, काले और लाल रंग के मृदभांड की विशेषता किसकी है? ये पर्टिकुलर विशेषता जो है सिंधु सभ्यता का है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विशेषता क्या है? काले और लाल रंग के मृदभांड। एक चीज और देखेंगे आप लोग ना, पोट्री बेस पे, मृदभांड के बेस पे भी इतिहास को पढ़ा जाता है, यानी कि कौन से मृदभांड, किस तरह के मृदभांड की विशेषता किस काल की रही है, वैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे चित्रित धूसर मृदभांड हो गया, काले और लाल रंग के मृदभांड हो गया, काले मृदभांड पे लाल रंग की पेंटिंग, ये सब सारी चीजें आपको
पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए अभी ताम्रपाषाण काल के हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, आहड़ सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आहड़ सभ्यता में आप लोग क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि काले और लाल रंग के मृदभांड है और उसके ऊपर कैसे सफेद रंग से ज्यामितीय ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन बना हुआ, कैसे बना हुआ है? सफेद रंग से। तो ये सब चीजें विशेषता कई बार पूछता है। तो 2 गलत आंसर हो जाएगा, बाकी 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। काफी स्टेटमेंट था इसमें, काफी क्वेश्चन इसमें मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के, तो काफी अच्छी बात है। और इसके विकल्प देख करके आप समझ सकते होंगे कौन सा होगा, मेहरगढ़, क्योंकि हम लोगों ने पाषाण काल के भी बारे में पढ़ा था। नवपाषाण काल का एक तरीके से साइड से हुआ है, उसके बाद सिंधु सभ्यता में भी इसका योगदान रहा, और हड़प्पा सभ्यता तक, ठीक है, पाषाण संस्कृति लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, कहां से? मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, नाम बताना है, कौन किए थे। 1-2 क्वेश्चन कई बार ऐसे आएंगे, ध्यान रखना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? एचडी सांकलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? एचडी सांकलिया। लेकिन है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से कि किस राज्य में स्थित है नौदा टोली? तो नौदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, एमपी में स्थित है नौदा टोली, राइट। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। दक्षिण भारत में जो मिलते थे बृहद पाषाण स्मारक, यानी कि बड़े बड़े पत्थर के उपकरण रख दिए जाते थे, डेड बॉडी रहता था उसके ऊपर, ठीक है। बृहद पाषाण उपकरण वो एक अलग टाइप का उनकी विशेषता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कैसे? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में। तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, जो डेड बॉडी होता था, उसके बाद उसके अवशेष के ऊपर बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, उसको बृहद पाषाण उपकरण कहा जाता था। एकमात्र फीचर मैंने बताया हूँ, ऐसे बहुत सारे फीचर थे। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला बताइए। बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी, सारे जो है नवपाषाण काल के, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? ये संगनकल्लू। तो राख का टीला जो है कहां से मिला है? संगनकल्लू से मिला। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका बहुत फेमस है, कहाँ पे होगा आपका? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? किसके लिए फेमस है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कौन सा हो जाएगा? भीमबेटका, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला के लिए, पेंटिंग के लिए, ये पेंटिंग है, गुफा के अंदर पेंटिंग किया गया, उसमें कई सारे लेयर भी हैं। तो इतिहासकार देखते हैं कि ये लेयर जो है इस काल से संबंधित है, उसके नीचे वाला लेयर इस काल से संबंधित है, इस तरीके से भी इतिहास को पढ़ा गया है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अब कहाँ स्थित है? पहले तो एमपी का पार्ट है, और एमपी में कहाँ पे? अब्दुल्लागंज, रायसेन, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये रायसेन जिले में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? भीमबेटका हो जाएगा। जो फेमस है, जैसे उधर मेहरगढ़ पढ़ लिया आप लोग, फेमस था, तो हम लोगों ने देख लिया। इधर भीमबेटका देख रहे हैं, बार बार आ रहा है, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, रट जाना है, बिल्कुल याद करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा? किसने सर्च किया, देखा, और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इंपॉर्टेंट है ये, नाम बताइए कौन होगा? बीएस वाकंकर। करेक्ट आंसर बीएस वाकंकर होगा इसका। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो हम लोगों ने देख लिया, वाकंकर है, लेकिन पूरा नाम डॉक्टर विष्णुधर, ठीक है, वाकंकर। ओसीपी का नामकरण हुआ था, ठीक है। ओसीपी जो गैरिक मृदभांड पात्र है, ओसीपी गैरिक मृदभांड है ना, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी, इसके बारे में बताना है कि नामकरण हुआ था किस एरिया के नाम से हुआ था? तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वाला जो एरिया था उसके लिए फेमस हुआ था, ओसीपी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? जो ब्यूरियल सिस्टम था अवशेष को, ठीक है, जो डेड बॉडी को जलाने का या फिर दफनाने का, किस तरीके, कहाँ पे कौन सा पैटर्न था? जैसे पाषाण काल में आप ये देखिए, आप कॉपर एज में देखिए आप, ठीक है, ताम्र काल में तो आपको दिखेगा कि अलग अलग, साउथ में अलग है, मालवा में अलग चल रहा है, कहीं और अलग चल रहा है। तो उस तरीके से ये पूछ रहा है कि जो ताम्र काल है, कॉपर एज है,
तो महाराष्ट्र के लोग, यानी किसके लिए, महाराष्ट्र। जोरबे संस्कृति वगैरह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, यानी कि जो डेड बॉडी को रखा जाता था उसका डायरेक्शन क्या होता था, डेड बॉडी को घर के नीचे ही रखते थे और घर के नीचे ही उसको रखकर क्या करते थे, दफनाते थे। दफनाने वाली सिस्टम थी। कई कई जगह जलाने का भी सिस्टम था, ब्यूरियल सिस्टम सबका अपना अलग अलग होते थे डेड बॉडी को। तो इनका क्या था, डायरेक्शन क्या था, उत्तर से दक्षिण की ओर। किस डायरेक्शन में, उत्तर से दक्षिण की ओर, महाराष्ट्र के जो ताम्रपाषाण काल के जो स्थल है उसके लिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ, बहुत फेमस है और आप लोग जानते हैं इसका आंसर, ठीक है। कहाँ है, JNK में है ये जगह, जम्मू एंड कश्मीर में जगह है, नवपाषाण काल का जगह है, ठीक है। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए, यानी कि डेड बॉडी में, मानव के डेड बॉडी के साथ साथ कुत्ते को भी जलाया जाता था। कौन सा, बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पे है, बुर्जहोम आपको जम्मू कश्मीर है। बुर्जहोम हो गया, गुफकराल हो गया, ये सब फेमस है और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। किरांद आपका बिहार में हो गया, ठीक है। बास्की आपका कर्नाटक में हो गया, ब्रह्मगिरी भी आपका नीचे कर्नाटक का ही पार्ट है, ये सब बुर्जहोम JNK का पार्ट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुर्जहोम हो। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मानव के साथ कुत्ते को जलाया, को दफनाना और गर्त आवास दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कहाँ मिला है, ये भी बुर्जहोम से मिला। गर्त आवास यानी कि एक जो प्लेन, एक तरीके से जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, उसके नीचे जो आप अंडरग्राउंड एक तरीके से कर रहे हैं, वहां पे जाकर नीचे में घर बना करके ऊपर को प्लेन करके रखना और खोले तो फिर धरती दिखना है, ऐसे इस संदर्भ में से गर्त आवास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से बताइए। मैच करना है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, ये सही नहीं है। चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा कला के लिए फेमस है और गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृति के लिए। गणेश्वर आप एक साइड से देखेंगे, गणेश्वर है ताम्रपाषाण का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए है और ये सही है, 2 और 3 दोनों होगा। बुर्जहोम जो है शैलकृत देव मंदिर वगैरह नहीं है, बुर्जहोम नवपाषाण काल का स्थल था जिसको हम लोगों ने देखा, गर्तावास के लिए फेमस है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के लिए, ठीक है, ये सब आपको दिखा। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है, ये भी है बताना क्वेश्चन की। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, कहां से मिला है, लेखैया से मिला है। अच्छा AR वाले भी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है लेकिन इसका आंसर आसान रहता है, समझ ले तो। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी कि बाद में माइग्रेट हुए गंगा घाटी में। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, बिल्कुल सही है, जस्टिफाई भी कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको AR के क्वेश्चंस को थोड़ा आराम से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ के देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया सकता है, पूरा का पूरा इतिहास पढ़ के कई बार निकलता है AR के क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, कुल मिला के किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, ASI जो है किसके किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतिहास में भी पढ़ेंगे, अभी मॉडर्न एज में भी पढ़िएगा, मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। कब, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में इन सब चीजों का स्थापना हुआ था ASI वगैरह का 1904 के आसपास, ठीक है। तब लॉर्ड कर्जन का पीरियड कब से कब था, 1899 से लेकर के 1905 तक था, ठीक है। बंगाल का विभाजन हुआ था ना कर्जन के टाइम में 1899 से 1905, तो उसी समय ये सब आया था ASI। तो ASI का जनक किसे कहा था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। जॉन मार्शल तो रिलेटेड है इससे, आपका सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। जेम्स प्रिंसिप ने जो मार्टिमर व्हीलर भी उसी से है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। जेम्स प्रिंसिप आपने जो अशोक की लिपि को पढ़ने के लिए, ठीक है, सबसे पहले पढ़े थे वो जेम्स प्रिंसिप 1837 ईस्वी में पढ़े थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है, राइट। बस तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल का और ताम्रपाषाण काल का सब कुछ मिला करके इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले तक का
मध्य पाषाणकाल, नव पाषाणकाल, इन सब सारे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। पीवाईक्यू और एमसीक्यू पढ़ने का मैं एक बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, सारे यूट्यूब पे रहेगा ही, फ्री है, कुछ ऐसा है नहीं कि पेमेंट आपको करना है। खैर हमारी सेवा तो फ्री होता है, कहीं पे भी मैं पढ़ाऊँ, आप बोले तो हम आपके यहाँ भी आकर पढ़ा देंगे, पढ़ाना मेरे एक तरीके से पैशन है। तो मैं ये कह रहा था कि आप कोई भी चैप्टर पहले एक बार पढ़ लें, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगाएं, या चैप्टर पढ़ लें उसके बाद मन करता है तो आप एक देख लें, 30-35-40 मिनट का वीडियो है, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं सिंधु सभ्यता के साथ। क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।